स्वागत है आपका पहला कदम में नए निवेशकों के लिए हमारा खास कार्यक्रम, जहां हम दूर करते हैं निवेश से जुड़ी आपकी तमाम उलझनें और मदद करते हैं निवेश की दुनिया में रखने में आपका पहला कदम। पहला कदम के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत और अहमियत के बारे में। आज हम आपको बताएंगे निवेश के वैसे तरीकों के बारे में जिन पर तयशुदा रिटर्न मिलता है। इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं दो जाने माने एक्सपर्ट, रिलायंस मनी के सीईओ और डायरेक्टर सुदीप बंदोपाध्याय और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर पहला कदम में आने के लिए। ढेरों सवाल हैं आप दोनों के लिए, लेकिन सबसे पहले बातचीत शुरू करने के आइए कराते हैं हमारे दर्शकों का परिचय फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से। अगर आप निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन इस पर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, तो बाजार में कई तरीके मौजूद हैं। निवेश के जो साधन आपकी जमा पूंजी पर तयशुदा रिटर्न देते हैं उन्हें फिक्स्ड इनकम निवेश कहा जाता है। निवेश का सबसे जाना माना फिक्स्ड इनकम तरीका है बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्हें टर्म डिपॉजिट या मियादी जमा भी कहते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि इनमें आप एक तय अवधि के लिए पैसा लगाते हैं जिस पर आपको तय रिटर्न मिलता है। डाकघरों में भी कई ऐसी जमा स्कीमें उपलब्ध होती हैं जिन पर आपको तय रिटर्न मिलता है। इनमें सबसे लोकप्रिय है पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ, जिस पर टैक्स की छूट भी मिलती है। किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पारंपरिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियां भी फिक्स्ड रिटर्न साधन के दायरे में आती हैं। फिक्स्ड इनकम स्कीमों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन पर रिटर्न की गारंटी होती है, इसीलिए इन पर कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जोखिम का सीधा रिश्ता मुनाफे से होता है, इसलिए इन पर रिटर्न भी इक्विटी के मुकाबले कम मिलता है। आमतौर पर सभी फिक्स्ड इनकम स्कीमें 8 से 9% के बीच रिटर्न देती हैं और पीपीएफ को छोड़कर बाकी सभी फिक्स्ड इनकम स्कीम पर टैक्स लगता है। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके लिए बहुत से सवाल हैं, लेकिन आप दोनों से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज जिस तरह से हमारा इक्विटी बाजार बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, एक बहुत ही एक क्या जिसे कहें एक किस्म का रेवोल्यूशन है इस देश में कि कई रिटेल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज है। और आप भी ये कहते रहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी में लगाना बहुत जरूरी है अगर वेल्थ बिल्ड करनी है। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं हम डेट या ये फिक्स्ड रिटर्न के बारे में हम बात उतनी नहीं कर पाते। तो आज हमारे को जब ये मौका मिला है तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहता हूं कि फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स हालांकि उतने रिटर्न्स आज नहीं देते जिससे कि आप इन्फ्लेशन को ठीक तरह से बीट भी कर पाएंगे, लेकिन इनकी क्या अहमियत होनी चाहिए एक आम निवेशक के पोर्टफोलियो में? सुदीप। 1% ऑफ योर अवेलेबल फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में जैसे कि हम लोग सब जानते हैं देयर इज नो गारंटी ऑफ रिटर्न। ऑफ कोर्स वी आर वेरी बुलिश, हम लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स, बट नोबडी विल एडवाइज कि पूरा पैसा आप इक्विटी में डाल दो। थोड़ा बहुत आपको डेट में रखना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपका रिटर्न गारंटीड है। एंड अनलेस यू आर गोइंग फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट में आपका कॉर्पस ऑल्सो इज मोर और लेस गारंटीड। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जहां पे आप सरकारी, आधा सरकारी इंस्टीट्यूशंस के डेट स्कीम में लगा सकते हैं, जहां पे प्रिंसिपल गारंटीड भी होता है। तो आपका सेफ एंड कंप्लीटली फिक्स रिटर्न जो आपको चाहिए होता है, एक पोर्टफोलियो में, हर पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से एक परसेंटेज रहना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये आपको कभी भी आपका इक्विटी मार्केट खराब हुआ, आपको अचानक पैसे की जरूरत हुआ, आपको ये मिल जाएगा। तो आई थिंक इट्स एडवाइजेबल टू कीप ए परसेंटेज। गौरव, आपकी राय? जो इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं, जैसे कंटेंजेंसी प्लानिंग के लिए, तो वो तो पूरा डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। आप सेविंग्स अकाउंट ले सकते हैं जो लिंक टू फिक्स डिपॉजिट है और एटीएम कार्ड की सुविधा ले ले। अगर काफ़ी ज़्यादा पैसा है तो ऐसे लिक्विड फंड्स भी आते हैं। तो जो इमरजेंसी के लिए पैसे है वो डेट में रहने चाहिए। उसके अलावा अगर आप रिटायर्ड है और रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो उतना पोर्शन डेट इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए। उसके बाद का जो भी पोर्शन है वो आपके गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल्स, जिम्मेदारियां अगले 2 या 3 साल में आने वाली है, तो उसके लिए जो कॉर्पस है, उसके लिए जो पूंजी है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में रखिए और उसके बाद की जो है उसमें डेट और इक्विटी का कंपोजिशन करिए। तो आपकी जरूरत के हिसाब से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट होना जरूरी है, क्योंकि कंटेंजेंसी और रेगुलर इनकम के लिए डेट एक अच्छा विकल्प है। चलिए आइए लेते हैं पहला सवाल। सबसे पहले चलते हैं इंदौर और सुनते हैं हमारे एक दर्शक का सवाल।
मैं कल्पेश कुमार जैन इंदौर से आपसे जानना चाहता हूं, पहले सभी बैंकें फिक्स डिपॉजिट पर एक जैसा ब्याज दर देती थी। आज वर्तमान हालत में सभी बैंकें अलग अलग ब्याज दर देती है, ऐसा क्यों? और फिक्स डिपॉजिट चुनने के पहले मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सुदीप, पहला पार्ट आपसे पूछूंगा और दूसरे पे गौरव पे जाऊंगा कि ये क्या कारण है, इनको समझाइए कि अलग अलग बैंकों के रेट अलग क्यों होते हैं। विवेक, जैसे कि हम लोग ने देखा है इकोनॉमी के ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में लिबरलाइजेशन हो गया है, तो बैंक का भी कोई रेट का फिक्स रेट कोई आरबीआई या कोई रेगुलेटर स्पेसिफाई नहीं करता है। हर बैंक अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने फंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा इकट्ठे करने का कोशिश करता है एंड उनके जरूरत पर उनका कितना डेस्परेट है, कितना उनका प्लानिंग के हिसाब से कितना चाहिए, इसके हिसाब पे वो रेट डिसाइड करते हैं। इसमें और एक बात होता है कि जो भी डिपॉजिट बैंक लेता है उसके एक पोर्शन उनको स्टैट्यूटरी कुछ तरह के डिपॉजिट होते हैं आरबीआई स्पेसिफाइड, उसमें रखना पड़ता है। उनके भी रेट में आरबीआई जो रिटर्न देता है वो चेंज होता रहता है। तो सब कुछ मिला के बैंक्स डिसाइड कि कितना उसको पैसा चाहिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उतना पैसा अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट के हिसाब से वो रेट डिटरमाइन करते हैं और तरह तरह के रेट देते हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को मोस्ट ऑफ द बैंक्स आज के दिन में थोड़ा ज्यादा ब्याज देते हैं। कहीं कहीं जगह में है कि इफ यू मेक ए बल्क डिपॉजिट अबव ए पर्टिकुलर अमाउंट तो आपको अलग रेट मिलेगा, कम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको दूसरा रेट मिलेगा। सो ऑल काइंड ऑफ बकेट्स दे हैव क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन देयर नीड टू अट्रैक्ट मनी। गौरव, एफडी चुनने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे अगर बैंक की एफडी की बात करते हैं तो सेफ्टी ऑफ बैंक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग कोई कोऑपरेटिव बैंक्स में रेट ज़्यादा मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कोऑपरेटिव बैंक सेफ नहीं है, लेकिन वो देखना चाहिए कि बैंक की सेफ्टी कितनी है, बैंक कितनी पुरानी है, उसका ब्रांच नेटवर्क क्या है वगैरह। लेकिन क्योंकि एफडी हम ऐसे भी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, तो सेफ्टी ऑफ बैंक